राधे राधे। आज सब साथ में थे, इसलिए गौतम जी को लगा कि अनय और दृष्टि की शादी की बात करने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो सबकी तरफ देखते हुए बोला, मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। सबकी निगाहें उनकी तरफ हो जाती हैं। अनिल जी गौतम जी की तरफ देखकर लगते हैं। अनिल जी गौतम जी और विवेक के मॉम डैड जो चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे उनकी तरफ देखते हुए बोले, कहो गौतम, क्या कहना चाहते हो? गौतम जी कहते हैं, मैं कब से इस बारे में बात करना चाहता था। आज जब हम सब साथ हैं तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा मौका कभी मिलेगा। गौतम जी की बातों को सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे और गैस करने की कोशिश कर रहे थे कि वो क्या बात हो सकती है। इसलिए सब बहुत ही एक्साइटेड थे। गौतम जी सबकी एक्साइटमेंट को बराबर रखते हुए कहते हैं, आप लोग सही समझ रहे हैं। मैं अपने बेटे अनय और दृष्टि की शादी की बात करना चाहता हूँ। सभी खुश हो गए। युवान तो खुशी से झूम रहा था। तभी किसी छोटे बच्चे की नींद में ही रोती आवाज़ सुनाई पड़ती है। सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। सबका ध्यान जैसे ही उस तरफ जाता है तो देखते हैं कि वहाँ से एक छोटा बच्चा वेद जो है वो डोरेमोन प्रिंट का क्यूट नाइट ड्रेस पहन के नीचे उतर रहा था, जिसे सोने के बाद उसकी मम्मा ने ही चेंज कर दिया था। दरअसल भूख से उसकी आंखें खुल गई थी और वह अलसाई सी थोड़ी रोनी सी आवाज़ में मम्मा मम्मा बोल रहा था। वह ऐसे ही अपनी आंखें मीचते हुए नीचे आ गया। वन्या ने झट से अपनी चेयर से उठकर वेद को अपनी गोद में उठा लेती है। वेद एक नज़र अपनी नींद में अलसाई आंखों से वन्या को देखता है और फिर उसके छोटे छोटे हाथों को वन्या की गर्दन के चारों तरफ लपेट देता है। वन्या चेयर में बैठकर वेद को अपनी गोद में बिठाते हुए बोली, बेबी, आप तो नीनी कर रहे थे ना, फिर कैसे उठ गए? वेद अपनी मम्मा के चेहरे की तरफ देखकर अपनी टिमटिमाती आंखों के साथ बोला, मम्मा, वो वेदांश को भूख लगती थी, इसलिए उसकी नीनी खुल गई। ये कहते हुए वह अपने छोटे से पेट की तरफ इशारा करने लगा। टेबल पर मौजूद सभी लोग वेद और उसकी मम्मा की क्यूटनेस से भरी बातें सुन रहे थे और स्माइल भी कर रहे थे। वन्या उसके सिर पर प्यार से सहलाते हुए बोली, कोई बात नहीं बेबी, अभी आपके इस छोटे से पेट को मम्मा टेस्टी टेस्टी डिशेस से भर देगी। वेद भी अपनी मम्मा की तरफ स्माइल करते हुए देखने लगा, क्योंकि अब वह टेस्टी टेस्टी खाना जो खाने वाला था। वन्या छोटे छोटे निवाले को लेकर वेद को खिलाने लगी। गौतम जी अपनी बातें जारी रखते हैं। अनय और दृष्टि एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए। जीविका जो कि दृष्टि के बगल में बैठी थी, वह दृष्टि के हाथों में हाथ रखकर स्माइल करती है। वहीं दृष्टि भी जीविका की तरफ देखकर स्माइल करने लगती है। चैतन्य दादाजी बोले, बेटा, तुम कल ही पंडित जी से कहकर शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लो। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। सबको चैतन्य दादाजी की बातें सही लगती हैं। वेद सबसे चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी मम्मा से बोला, शादी? वन्या वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, हाँ बेबी, आपके अनय चाचू और दृष्टि आंटी की शादी। यह सुनकर वेद के फेस पर स्माइल आ जाती है। वह अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए बोला, वेदांश को भी शादी करनी है, वेदांश शादी करेगा। उसकी बात सुनकर जहाँ वहाँ सब पर मौजूद सारे लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। वहीं वन्या और यक्षित एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। यक्षित अपने बेबी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, शादी बड़े लोगों की होती है। हाँ, आप छोटे से हो, क्यूट से बेबी हो। जब आप बड़े हो जाओगे तो मैं और आपकी मम्मा आपकी शादी के बारे में सोचेंगे। हाँ। वेद भी किसी अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला देता है और अपनी मम्मा के हाथों से खाना खाने लगता है। उसके साथ ही सभी खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। युवान तो पहले से ही भूख से तड़प रहा था। वह आप देखता है ना ताक जल्दी जल्दी खाने को मुंह में भरने लगता है और ठूस ठूस कर भरता है। उसकी इस जल्दबाजी को देखकर दादाजी उसे टोकने लगते हैं, युवान, क्या कर रहे हो? ये कुछ छूटती ट्रेन नहीं है जो भाग जाएगी, इसलिए आराम से खाओ। पर युवान को अपनी भूख के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता था।
वह दादाजी की तरफ देखकर बोला, दादाजी इस मासूम बच्चे को भूख बहुत लगती है, इसलिए मुझे आज मत रोकिए। ये कहते हुए वह फिर भर भर के खाने लगता है। विवेक जीविका को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि ये बस दिखने में क्यूट है। युवान के कान खड़े हो गए। वह विवेक की तरफ घूरते हुए बोला, विवेक भाई, आप मेरी मासूम सी जीविका दीदी को मेरे बारे में क्या पट्टी पढ़ा रहे हो? विवेक भी स्माइल करते हुए बोला, पट्टी नहीं पढ़ा रहा छोटे, बस तुम्हारी असलियत बता रहा हूँ। विवेक की बातें सुनकर सब एकाएक हंस पड़ते हैं। युवान का मुंह छोटा सा हो जाता है। वह विवेक की तरफ देखकर मुंह लटका कर बोला, विवेक भाई। दादाजी युवान को आंखें दिखाते हुए बोले, क्या विवेक भाई, सही तो कह रहा है वो, कम से कम आज तो सबके सामने ढंग से खाना खाओ। पता नहीं तुम्हारी बीवी आएगी तो तुम उसके सामने कैसी हरकतें करोगे। युवान अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, उस वक्त देख लूँगा, पर अभी तो अपनी भूख मिटा लूँ। ये कहते हुए वह खाने पर टूट पड़ता है, जैसे कि वह अभी पलकें झपकेगा और पूरा डाइनिंग टेबल गायब हो जाएगा। दादाजी अपना सर पीटते हुए बोले, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। दादाजी की इस बात पर सब हंस देते हैं और अपने अपने खाने पर फोकस करने लगते हैं। फिर सभी अपने अपने कमरे में एक तरफ जाने लगते हैं। वेद वन्या को गोद में लिपट चुका था, इसलिए वन्या उसे अपनी गोद में उठाए कुछ अपने रूम की तरफ चलने लगती है। वहीं यक्षित वन्या के पीछे पीछे था। वह वन्या की गर्दन पर अपना चेहरा रखा अपने क्यूट बेबी को देखकर स्माइल करते हुए ऊपर जा रहा था। अब उसने आहिस्ते से वेद को बेड पर बिठाया। वेद अपनी नींद से उठ चुका था, इसलिए अभी वह फ्रेश फील कर रहा था। वन्या ने सोचा कि क्यों ना अपने बेबी का दिया बर्थडे गिफ्ट देखा जाए। यक्षित भी उस गिफ्ट बॉक्स को ले आया जिसमें वेद का गिफ्ट था। वन्या आहिस्ते आहिस्ते गिफ्ट को अनरैप करने में लगी हुई थी। जैसे उसने वेद का गिफ्ट देखा, उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने स्माइल करते हुए यक्षित को भी वो दिखाया। दोनों स्माइल करते हुए उसे निहारने लगे। वेद ने एक प्यारी सी ड्राइंग बनाई थी जिसमें 4 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुशी नज़र आ रहे थे। ये ड्राइंग एक 4 साल के बच्चे के हिसाब से बहुत खूबसूरत थी। वेद भी स्माइल करते हुए अपनी मम्मा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा, आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा? वन्या उसके गालों पर किस करते हुए बोली, बहुत ही अच्छा मेरे बेबी। अब ये तो बताओ कि ये कौन कौन है? वेद वहीं अपने मम्मी डैडी के बीच आलती पालती मारकर बैठा हुआ था। वह स्माइल करते हुए एक इंसान को पॉइंट करते हुए बोला, मम्मा, ये आप हैं। फिर दूसरे इंसान को पॉइंट करते हुए बोला, डैडी, ये आप हैं, ये वेदांश है, और ये उचकी उचकी क्यूची बेबी प्लिंक्षिच है। वेद ने यह फैमिली ड्राइंग बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाई थी। वन्या वेद के छोटे छोटे होंठों पर प्यार से किस करते हुए बोली, बेबी, आपको पता है ना, आप सबसे क्यूट हो। वेद अपनी मम्मा की गर्दन में हाथ डालते बोला, यच मम्मा। फिर वन्या की नज़र वेद के डैडी पर पड़ी, जो अपनी आंखों में शरारत लिए उसे देख रहे थे। वन्या समझ गई थी कि यक्षित के दिमाग में कुछ तो खुरापात चल रही है। यक्षित ने भी वन्या की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए उसकी तरफ झुक गया और उसके कानों के पास जाकर बोला, जान, तुम्हें नहीं लगता एक के इस बेबी के डैड को भी मिलनी चाहिए? यक्षित की बातें सुनकर वन्या उसकी तरफ घूरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। यक्षित उसके कानों में धीरे से बोला, तुम देना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लेता हूँ। उसकी इस बात पर वन्या एक बार फिर उसे आंख दिखाती है। यक्षित उसकी हरकत पर स्माइल करने लगता है। वन्या उससे दूर होने की कोशिश करती है तो यक्षित उसकी कमर में कसकर पकड़ उसके करीब कर लेता है। वन्या अपनी आंखों के इशारे से कहती है, यक्षित नहीं, हमारा बेबी यहीं है। पर यक्षित को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वह वन्या के करीब आकर उसके होठों को अपने होठों से गिरफ्त में ले लेता है और वेद की आंखों को अपने एक हाथ से कवर कर देता है। वन्या की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यक्षित पहले ही ऐसा कर चुका था। वन्या अभी वेद को देखती है तो कभी उसके डैडी को। यक्षित उसकी नेक को पकड़कर अपनी तरफ देखने में मजबूर कर देता है। वह आहिस्ते आहिस्ते उसे किस करने लगता है। वन्या की आंखें बंद करके उसका पूरा साथ निभाती है। यक्षित उसे ज़्यादा परेशान नहीं करता और जल्द ही उसे रिलीज़ कर देता है।
वह वन्या को आज परेशान करने के पूरे मूड में था, पर वह अभी चाह कर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका प्यारा बेबी अभी उनकी टिमटिमाती आंखों से अपने मॉम डैड को ही देख रहा था। ये देखकर यक्षित और वन्या उसके एक एक गाल पर किस कर देते हैं। तभी वहीं की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, शायद पावर कट की वजह से। दृष्टि के रूम में दृष्टि अपने कपड़े चेंज करने में पास में खड़ी थी कि तभी अचानक से उसे अपने पेट पर किसी का हाथ रेंगता हुआ महसूस हुआ। साथ ही अपने कंधे पर गर्म सांसों का एहसास भी हुआ। उसे समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा कि ये जनाब कौन है। अनय उसकी तरफ कमर पर हाथ लपेटे हुए अपने चिन्ह को दृष्टि के शोल्डर पर टिका देता है। अपनी आंखें बंद कर दृष्टि की नेक को आहिस्ते से चूम लेता है। दृष्टि एक नज़र अनय को देखती है, फिर कहती है, अनय क्या कर रहे हैं? रात बहुत हो गई है, जाइए और सो जाइए। अनय उसके कंधे पर अपना चेहरा रखे हुए बोला, बेबी आज तुम्हें अपनी कंपनी देना चाहता हूँ। दृष्टि अनय की तरफ घूरते बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कंपनी देने की, अब आप जाइए यहाँ से, वरना मैं अंकल से आपकी शिकायत कर दूँगी। दृष्टि की धमकी सुनकर अनय दृष्टि को पकड़कर अपने सामने कर लेता है और उसके बेहद करीब आकर बोला, क्या करोगे? उनसे ज़रा मुझे भी तो बताओ। अनय के इस तरह के करीब आ जाने से दृष्टि एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाती है। वह अनय को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर वह नाकाम हो रहती है। अनय उसके पेट पर आ रहे बालों की लपटों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, बेबी कुछ दिन बाद हम दोनों की शादी होने वाली है, फिर तो तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाओगी। ये कहते वक्त अनय की आंखों में शरारत साफ साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में झांककर अपने लिए कभी न खत्म होने वाले सुकून जुनून देखकर दृष्टि तो एकदम से सकपका गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही पावर कट की वजह से उस कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो गया। दृष्टि डर के मारे अनय को कसकर हाँक कर लेती है, जैसे कि उसे अंधेरे से डर लगता है और अभी तक उसके जहन में यह बना हुआ ही है। अनय भी स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लेता है और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स, मैं हूँ तुम्हारे पास। अनय की आवाज़ सुनकर दृष्टि उसे और कसकर हक कर लेती है। अनय झुककर आहिस्ते से उसके सिर को चूम लेता है। दृष्टि से झगड़ते झगड़ते उसकी हर छोटी बातों पर बहस करते करते ना जाने कब उसे उससे प्यार हो गया, उसे पता ही नहीं चला। पर अब वह दृष्टि को एक पल के लिए भी अपने से दूर जाने नहीं देता और वह हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना बनाकर अपनी बाहों में महफूज रखना चाहता था। यक्षित और वन्या के रूम में अचानक लाइट चली जाने पर वेद भी अंधेरे में डरने लगता है। डर की वजह से वह रोना भी शुरू कर देता है। ये महसूस करके वन्या उसे अपने सीने से लगा लेती है और यक्षित उसके सिर को सहलाते हुए बोला, बेबी आप डरो मत, मम्मा और डैडी यहाँ पर हैं, ओके। अपनी मम्मा और डैडी के करीब होने का एहसास पाकर वेद को थोड़ी राहत मिलती है। वह एकदम से वन्या को पकड़ लेता है और उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेता है। वन्या झुककर उसके सिर को आहिस्ते से चूम लेती है। 10 मिनट के अंदर लाइट आ जाती है। यक्षित और वन्या देखते हैं कि वेद अपनी मम्मा के सीने से लिपटे हुए ही सो चुका है। यक्षित वन्या की तरफ झुककर वेद को किस कर लेता है। वन्या आहिस्ते से वेद को दोनों के बीच में सुला देती है और ब्लैंकेट से उसे कवर कर देती है। वन्या उसकी तरह निहारते हुए ही उसके माथे को चूम लेती है। यक्षित एक नज़र वेद को देखता और फिर वन्या को। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। वन्या यक्षित के करीब जाकर उसके होठों पर किस करके गुड नाइट बोलकर वेद को हक करके सो जाती है। यक्षित वन्या की तरफ झुककर उसके सिर पर प्यार से किस करता है, फिर वेद के सिर पर भी, और वह दोनों को अपनी बाहों में भर कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दृष्टि के रूम में दृष्टि अभी भी अनय को ही हक किए हुए थी। उसे अपनी बाहों में लिए सुकून का एहसास हो रहा था, जिस एहसास से वह दूर जाना नहीं चाहती थी। जैसे ही उसे रोशनी का एहसास हुआ, उसने अपनी आंखें खोल दी और आहिस्ते से अनय से दूर हो गई। अनय प्यार से उसे ही देख रहा था। उसने दृष्टि को वहीं
बेड पर बिठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। उसके बगल में बैठते ही उसकी तरफ देखकर कहा, बेबी, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ। दृष्टि और मैंने भी कहा था कि तुम्हें आपकी कंपनी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा दृष्टि बोला तो अनय ने कहा, सोच लो, अगर फिर से पावर कट हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। दृष्टि बोली, छोटी सी बच्ची नहीं हूँ मैं, खुद को संभाल सकती हूँ। अनय उसे चिढ़ाने की टोन में बोला, हाँ हाँ, वो तो थोड़ी देर पहले पता चल गया। अनय की बातें सुनकर दृष्टि एक नज़र घूरकर उसे देखती है, फिर आहिस्ते से अनय के एकदम करीब सरक कर उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है। अनय अपनी एक बाँह फैलाकर दृष्टि को थाम लेता है। थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद दृष्टि की पलकें भारी होने लगती हैं। वह अनय के कंधे पर सिर टिकाए हुए ही सो जाती है। दृष्टि की गहरी सांसों को महसूस करके वह उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर आराम से सुला देता है। वह उसे सुलाकर उठने की कोशिश करता है तो दृष्टि अपनी मुट्ठी से अनय की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। वह उसे अपनी शर्ट को छुड़ाने की कोशिश करता है। वह ये सब आहिस्ते आहिस्ते कर रहा था ताकि दृष्टि की नींद खराब ना हो, पर वह जैसे तैसे कोशिश करता है जा रहा था। दृष्टि उसे और मजबूती से पकड़ रही थी। आखिर में अनय थक गया और वह अपनी शर्ट छुड़ा नहीं पाया। तभी उसकी निगाह सोती हुई दृष्टि पर गई। वह उसके चेहरे के बेहद करीब आया। उससे निहारते हुए बोला, सोते हुए कितनी क्यूट और मासूम लगती हो, पर अगर अभी जगी हुई होती ना तो मुझे 100 बार बहस कर चुकी होती। ये कहते हुए वह उसके गालों पर आ रहे बालों को कान के पीछे कर देता है। वह उसकी तरफ देखते हुए धीरे बोला, मुझे मुँह लगकर तुम्हें सुकून मिलता है ना। ये कहते हुए वह झुककर आहिस्ते से दृष्टि के होठों को चूम लेता है और कहता है, ये होठ हमेशा बोलते हुए ही अच्छे लगते हैं, तुम मुझसे हमेशा ऐसे ही लड़ती रहना। दृष्टि नींद में ही कसमसाती है और अनय के एकदम करीब आकर उसके सीने से खुद को छिपा लेती है। अनय एक हाथ को सपोर्ट लिए हुए था और दूसरे हाथ से दृष्टि की पीठ को सहला रहा था। दृष्टि की क्यूट हरकत पर अनय स्माइल करता है और झुककर आहिस्ते से उसके बालों में अपना सिर घुसाकर उसकी खुशबू में खो जाता है। थोड़ी ही देर बाद अनय को फील होता है कि दृष्टि उसमें सिमट ही जा रही है। ये महसूस कर वह अपनी आंखें खोलता है तो पाता है कि दृष्टि को ठंड लग रही थी। वह झट से ब्लैंकेट से खुद को और दृष्टि को कवर कर लेता है। दृष्टि, जो कि अनय से थोड़ा दूर हो गई थी, एक बार फिर से उसके करीब आ जाती है। जीविका को आज नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह अपने रूम के बाहर कॉरिडोर में टहल रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसे नींद आने लगती है तो वह अपने कमरे में एंटर होती है, पर सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें खाली की खाली रह जाती हैं। साथ ही वह बहुत ऑकवर्ड भी फील करने लगती है। सामने विवेक अपनी टी शर्ट रिमूव कर रहा था क्योंकि उसे आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। वह अपनी टी शर्ट उतारकर जैसे ही उसे बेड पर साइड रखता है, उसकी निगाहें जीविका पर जाती हैं। जीविका के लिए यह सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड थी। दरअसल उसे यहाँ के सारे कमरे एक जैसे ही नज़र आ रहे थे। उसका और विवेक का कमरा अगल बगल में होने के कारण उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वह गलती से उसके रूम में आ गई। जीविका को तो कुछ कहने ही नहीं बन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपनी नज़रें झुकाते हुए बोली, सॉरी, वो मुझे लगा ये मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। मतलब यहाँ पर सारे कमरे एक जैसे हैं, मुझे समझ नहीं आया और मैं आई एम रियली सॉरी। जीविका नॉन स्टॉप विवेक को सॉरी कही जा रही थी। विवेक जीविका के सिचुएशन समझ सकता था। वह उसके करीब आया और उसके सोफे पर पास ले जाकर बोला, बैठो यहाँ। जीविका चुपचाप वहाँ बैठ गई। विवेक जीविका से थोड़ा दूर होकर बैठ गया। जीविका अभी भी अपनी नज़रें झुकाए हुए थी क्योंकि अभी भी वह बहुत एम्बैरेस फील हो रही थी। विवेका उसकी तरफ देखते हुए बोला, इट्स ओके, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गया, तो मैं एम्बैरेस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर जीविका ने विवेक की तरफ एक नज़र देखा। वह अभी भी शर्टलेस था। उसकी मस्कुलर बॉडी बहुत अच्छे से नज़र आ रही थी। जीविका तो बस उसे देखती ही रह गई। उसे खुद की तरफ इस तरह से देखता देख विवेक स्माइल करता और खुद से बोला, ये तो मुझे ही देखने लग गई। विवेक जीविका को आगे अपना हाथ वेव कर धीरे से बोला, क्या देख रही हो?
उसके इस तरह से कहने से जीविका एकदम से हड़बड़ा गई। वह तुरंत अपनी नज़रें इधर उधर करने लगी। उसकी ये क्यूट हरकत देखकर विवेक स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाता। वह अपनी निगाहें दूसरी तरफ किए हुए बोली, कुछ भी तो नहीं विवेक, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोई नहीं? जीविका विवेक की तरफ अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से देखते हुए बोली, आप भी तो नहीं सोई ना? जीविका ये सब एकदम मासूमियत से कह रही थी, जिससे वह उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगा। विवेक बोला, रात बहुत हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। हाँ? जीविका हाँ में सिर हिलाती है और जैसे ही वहाँ से उठने को होती है, एक तेज़ हवा का झोंका आता है, साथ ही मौसम का रुख भी बदलने लगता है। जीविका की निगाहें उस तरफ चली जाती हैं। विवेक खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, लगता है तेज बारिश होने वाली है। उसने इतना ही कहा था कि तभी एक तेज़ बिजली से कमरा पूरी तरह से रोशन हो जाता है। बादलों की एक तेज शोर होती है। जीविका डर के मारे एकदम से विवेक के करीब आ जाती है और उसे हक कर लेती है। विवेक को जीविका के इस स्टेप की उम्मीद नहीं थी, पर इस वक्त वह बेहद डरी हुई थी। जीविका जिसका पता विवेक को उसकी दिल की तेज धड़कनों से पता चल रहा था। विवेक ने उसके डर को महसूस करते हुए उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उसके पीठ को आहिस्ता से सहलाते हुए बोला, रिलैक्स, सब ठीक है। बाहर मौसम हर बदलते वक्त के साथ खराब ही हो रहा था। जीविका डर के कारण अभी भी विवेक को कसकर हक किए हुए थी। विवेक आहिस्ते आहिस्ते उसके सिर को सहलाकर उसे काम करने की कोशिश कर रहा था। विवेक की जीविका की गर्म सांसें उसके खुले चेस्ट पर महसूस हो रही थी, जिससे वह रेस्टलेस फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा एहसास है जो उसके दिल में पनप रहा है। थोड़ी ही देर में जीविका उसकी बाहों में लिपटी हुई थी, सो चुकी थी। विवेक ने जब यह फील हुआ कि जीविका के चेहरे की अपनी तरफ किया, उसने देखा कि जीविका किसी छोटी बच्ची की तरह बड़ी ही मासूमियत से सो रही थी। उसे इस तरह सोते देखकर विवेक को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वह उसके एक हाथ से जीविका को अपने सीने से थामे हुए था, वहीं दूसरे हाथ से वह उसके चेहरे पर आ रही बालों को लटों को कान के पीछे करते हुए झुककर उसके गालों को आहिस्ते से चूम लेता है। जीविका नींद में ही कसमस आ रही थी और विवेक के सीने में अपना सिर छुपा लेती है। विवेक स्माइल करता है और उसे अपनी गोद में आहिस्ते से उठाकर जीविका के कमरे की तरफ ले जाता है। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है और उसे आहिस्ते से बेड पर सुला देता है। ब्लैंकेट उठाकर उसे अच्छे से कवर कर देता है और फिर जीविका के फोरहेड पर किस करके उसके कमरे से बाहर आ जाता है। अपने कमरे में आकर वह खुद भी बेड पर आराम से लेट जाता है। आंखें बंद करते ही उसे जीविका का उसके करीब आना याद आता है, जिससे उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। लगभग रात के 2 बजे अने की नींद खुलती है। वह देखता है कि दृष्टि सोते सोते बेड के एकदम एक छोर पर चली गई है। वह उसकी तरफ एक नज़र देखता है और अपने माथे पर रब करते हुए बोला, ये लड़की भी ना। ये कहते हुए वह बेड से उठ जाता है और दृष्टि को बेड के बीचों बीच ठीक से सुलाते हुए उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देता है। थोड़ी देर तक वह सोती हुई दृष्टि को ऐसे ही निहारता है और उसके माथे को चूमते हुए धीरे से बोला, अब मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब मेरी सुबह तुम्हारा मासूम सा चेहरा देखकर हो। फिर वह वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अगली सुबह यक्षित और वन्या का कमरा। यक्षित की नींद आज हमेशा की तरह जल्दी खुली। आंखें खुलते ही उसकी निगाहें सबसे पहले अपनी वाइफी और उसके सीने से लिपट कर सो रहे अपने बेबी पर पड़ी। दोनों सोते हुए इतने मासूम लग रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि बेबी ज़्यादा क्यूट है या उसकी मम्मा। यक्षित ने उठकर हमेशा की तरह वन्या के होठों को आहिस्ते से चूम लिया। फिर उसके सीने से लिपटे हुए अपने बेबी के सिर पर किस कर लेता है। वह उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता और बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर जिम की तरफ चला जाता है, जहां विवेक और अनय बाकी बॉयज़ के साथ पहले ही पहुंच चुके थे। सिर्फ युवान ही ऐसा था जो अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। यक्षित जिम में पहुंचकर अपने डेली एक्सरसाइज फॉलो करने लगता है। वह आस्तिक की तरफ देखते हुए बोला, युवान नहीं आया? आस्तिक ट्रेडमिल पर चलते चलते बोला, घोड़े बेचकर सो रहा होगा बॉस।
ये सुनकर यक्षित अपनी सर्द आंखों में सामने की तरफ देखने लगा। तभी युवान की आधे नींद में उठकर जिम आ गया। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जा रहा है। उसने जिम वियर ना पहनकर अपने नाइट वियर में ही था। वह जिम में आकर जमाई लेने लगा। वह इस वक्त बिल्कुल कार्टून लग रहा था। यक्षित अपनी सर्द आंखों से उसे ही देख रहा था। बाकी बॉयज उसे देखकर मुंह दबाए हंसे जा रहे थे। आस्तिक ध्रुव की तरफ देखकर बोला, लगता है सीधे अपने सपने से जागकर आया है। युवान ने दोनों की बातें सुन ली। वह आस्तिक की तरफ घूरते हुए बोला, मेरी पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हो? तुम मत भूलो कि मैं तुम्हारा छोटा बॉस हूँ। आस्तिक अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं तो तुम ऑफिस में हो ना, और यहाँ तो हम सबसे छोटे ही हो। और बोलो छोटे, हम सबसे छोटे। युवान आस्तिक का जवाब देने ही वाला था कि तभी उसके कानों में उसके भाई की सर्द आवाज़ पड़ी, युवान ये सब क्या है? यक्षित की बातें सुनकर युवान की अर्ध खुली आंखें पूरी तरह से खुल गईं। उसे लगा नहीं था कि यक्षित अभी वहाँ पर है। वह यक्षित की तरफ देखकर हैरानी से बोला, भाई आप? यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों, इस वक्त मैं तुम्हें यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं था क्या? युवान अपनी बत्ती सी दिखाते बोला, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। फिर युवान की निगाहें अनय और विवेक पर पड़ी। और आप दोनों सुबह सुबह हमारे जिम में क्या कर रहे हो? अनय और विवेक युवान को घूरते बोले, छोटे, लगता है तुम्हें ज़्यादा खाना खाने के साथ साथ भूलने की बीमारी भी हो गई है। हम कल रात यहीं पर रुके थे, तुम इतनी जल्दी भूल गए? युवान अपनी कमर पर हाथ रखे अनय की तरफ घूरते हुए बोला, अनय भाई और विवेक भाई, खबरदार जो आप लोगों ने मेरे खाने के बारे में कुछ बोला तो आपको आज ब्रेकफास्ट पर एक भी खाना नसीब नहीं होगा, सोच लो। अनय और विवेक भी बोल पड़े, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है छोटे, हम ना वन्या भाभी से अपना ब्रेकफास्ट बनवा लेंगे, वैसे भी वो बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। युवान उनकी तरफ देखते हुए बोला, भाई वन्या भाभी पहले मेरी भाभी हैं, क्योंकि मैं सबसे प्यारा और मासूम होने के साथ साथ उनका लाडला भी हूँ, इसलिए वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगी, ना कि आप दोनों के लिए। बात आगे भी बढ़ने वाली थी कि यक्षित बीच में आ गया। वह युवान को डांटते हुए बोला, युवान ये सब क्या है, और तुम जिम के कपड़े छोड़कर ये नाइट वियर पहनकर क्यों आए हो? युवान अपने आप को प्राउड फील करते हुए बोला, क्योंकि भाई मैं इन कपड़ों में बहुत क्यूट लगता हूँ ना, इसीलिए। युवान की बातें सुनकर जिम में हंसी गूंज उठी। यक्षित ने एक नज़र सबकी तरफ घूर कर देखा, जिससे सब शांत हो गए। यक्षित युवान की तरफ देखते हुए बोला, और तुम लेट क्यों हो? मैंने सुना है कि तुम सुबह जल्दी उठते ही नहीं हो, क्या ये सच है? युवान यक्षित की बातें सुनकर अपने मन में बोला, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, ये बात भाई को कैसे पता चल गई? जरूर ये काम भाई के इन चीप बॉडीगार्ड का ही होगा, क्योंकि यही मुझसे बार बार जल्दी उठने के लिए बोलता था। उसे चुपचाप देखकर यक्षित अपनी सर्द आवाज़ में बोला, मैंने कुछ पूछा? मेरे सवाल का जवाब दो। युवान यक्षित की तरफ एकदम मासूम बनते हुए बोला, भाई मैं तो जल्दी उठना चाहता हूँ, पर वो क्या है ना, मेरी ये दो मासूम सी आंखें मेरा साथ ही नहीं देती। जब भी इन्हें खोलने की कोशिश करता हूँ हमेशा मना ही कर देती है। आस्तिक और बाकी बॉयज़ युवान की नौटंकी देखकर हैरान थे। वे मन ही मन बोले, ये लड़का कितने ड्रामे करता है, वो तो अपने डेविल भाई को भी मक्खन लगाने के पीछे नहीं हटता। यक्षित ने स्माइल करते हुए युवान की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा? ये कहते हुए वह उसके करीब गया और अपने एक हाथ से युवान को कान को मरोड़ देता है। युवान दर्द से चिल्लाते बोला, भाई लग रही है यार, प्लीज़ छोड़ दो। अनय और विवेक यक्षित को सपोर्ट करते हुए बोले, यक्षित बिल्कुल भी नहीं, इस छोटे मॉन्स्टर ने हमारी नाक में दम कर रखी है, तुम इसे बिल्कुल भी जाने मत देना। युवान भी अनय और विवेक की तरह घूर कर देखता है। अनय भाई, विवेक भाई, मैं आप दोनों को छोड़ने नहीं वाला। विवेक बोल पड़ा, छोड़ेगा तो तभी ना जब तुम अपने भाई को पकड़ से छूट पाएगा। ये कहते हुए विवेक अपनी बत्ती सी दिखाने लगा। वहीं युवान उसकी तरफ देखकर अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोला, विवेक भाई भूलो मत, अभी भी बाजी मेरे हाथों में है। सोचो, अगर मैंने जीविका दी को ये सब बता दिया, जिस कंपनी में वो इंटर्नशिप कर रही हैं वहाँ के बॉस और कोई नहीं आप ही हो, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? युवान की धमकी सुनकर विवेक की हंसी गायब हो गई। वह युवान को घूरते बोला,
ऐसा करने का सोचना भी मत, वरना मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं छोटे। अब तक यक्षित ने युवान के कान को मरोड़कर लाल कर दिया था और उसे छोड़ भी दिया। युवान अपने लाल हो चुके कान को सहलाने लगा। अने विवेक की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, क्या ये छोटा मॉन्स्टर सही कह रहा है? जीविका को नहीं पता कि तू उस ऑफिस का बॉस है? यक्षित भी अपनी सवालिया नजरों से विवेक की तरफ ही देख रहा था। अपने ऊपर सबकी ऐसी नजरें महसूस करके विवेक बोलने लगा, अरे तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ी चोरी कर ली है? अब जब जीविका को ये पता ही नहीं है कि मैं उस कंपनी का बॉस हूँ। युवान विवेक की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, पर आपने अब तक उन्हें बताया क्यों नहीं? विवेक, क्योंकि मैं जीविका के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए। अगर मैं ये कह देता कि अगर मैं उस कंपनी का बॉस हूँ तो वो मुझे फ्रेंडशिप भी नहीं करती और मुझसे वो डरने लगती, बस इसीलिए। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, पर जब उसे किसी और से तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो हर्ट हो जाएगी, वैसे ही तुमसे दोस्ती तोड़ देगी। विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, शुभ शुभ बोलो यार, मेरा फ्रेंड होकर तू भी मेरी बैंड बजाना चाहता है? और ऐसा कुछ नहीं होगा, जीविका को जल्दी पता चल जाएगा कि मैं ही कंपनी का बॉस हूँ। युवान विवेक की तरफ शक भरी निगाहों से देखते बोला, विवेक भाई सच सच बताओ, आप जीविका दी से पहली बार कब मिले थे? अनय भी युवान का सपोर्ट करते हुए बोला, हाँ छोटे, तेरी बात में दम है। इस जवाब को देखकर तो लगता नहीं कि ये अपने ऑफिस में जीविका से पहली बार मिला होगा। इसकी हरकतें देखकर तो मुझे लगता है कि बात कुछ आगे तक बढ़ गई है। विवेक ने एक नज़र युवान और अनय की तरफ देखा, फिर सामने की देखते हुए बोला, हाँ तुम लोग सही समझो, मैं जीविका को पहली बार उस दिन मिला जब मैं वेद की बर्थडे पार्टी में आ रहा था। युवान हैरानी से अपना मुंह फाड़े बोला, आप जीविका दी को तब से जानते हो? तो हम सबको बताया क्यों नहीं? रुको, मैं आपकी वन्या भाभी से शिकायत करूँगा। विवेक, हाँ तो मुझे उस वक्त ये तो नहीं पता था कि जीविका और वन्या भाभी बहनें हैं। अनया सवालिया नजरों से विवेक की तरफ देखते हुए बोला, पर तू जीविका से कैसे मिला? मेरे अकॉर्डिंग तो वह अभी एक कॉलेज स्टूडेंट है, तो वो तेरे ऑफिस होने का तो सवाल ही नहीं उठता, तेरी एम्प्लॉय होने का। विवेक सबको उसकी और जीविका की पहली मुलाकात के बारे में बता देता है। सभी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। विवेक सामने की तरफ देखते हुए बोला, जब मैंने जीविका को पहली बार देखा था तब से मुझे उसके लिए कुछ अलग से एहसास मेरे दिल में पनपने लगे थे, पर मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की, पर चाहकर भी उसे भूल नहीं पाया। सभी ध्यान से विवेक की बात सुन रहे थे। विवेक, हमारी दूसरी मुलाकात भी जल्द ही हुई। उस वक्त जीविका बहुत ही सैड थी। उसकी सैड कि उसे अपने आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था। उस दिन भी वह मेरी कार के नीचे आते आते बची थी। युवान विवेक की तरफ देखते हुए बोला, क्या विवेक भाई, आप भी लोग अपनी पार्टनर को अपनी जान पर खेलकर उन्हें मौत के मुंह से बचाते हैं, और एक आप है जो अपनी पार्टनर को ठोकते ठोकते रहते हो। ये कहते हुए वह अपनी बत्ती सी दिखाने लगा। विवेक उसकी तरफ एक नज़र घूर कर देखता है और अपनी बातें कहना चालू करता है। विवेक कहता है, मैंने वक्त रहते जीविका को बचा लिया और उसकी इस हरकत के लिए उसे डांटा भी। उस दिन भी वह बेचारी अपनी प्यारी दी यानी वन्या भाभी को लेकर सैड थी, पर उस वक्त उसकी मासूम शक्ल देखकर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा हुआ कि उसकी दी को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसे भूलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तकदीर हम दोनों को बार बार एक दूसरे को राहों में टकराने को मजबूर कर रही थी। एक दिन अचानक मैंने उसे अपने ऑफिस में देखा, पर मुझे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। बाद में मुझे पता चला कि जीविका सच में मेरे ऑफिस में काम करती है। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं जीविका को नहीं छोड़ सकता। मैंने जीविका से बात की, पर जिस हिसाब से वो मुझसे फ्रेंडली होकर बात कर रही थी, शायद अगर उसे पता होता कि मैं कंपनी का सीए हूँ तो शायद वह मुझसे कंफर्टेबल होकर बात नहीं कर पाती। इसलिए मैंने उससे ये सच छिपाया। कुछ दिनों बाद बातों ही बातों में मुझे उसकी दी के बारे में पता चला। पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने उसकी दी का नाम पूछ लिया। उसने वन्या भाभी का नाम बताया तो मैंने भी उससे उसकी पिक्चर दिखाने को कहा।
पिक्चर देखकर मैं समझ गया कि वन्या भाभी ही जीविका की दी है। उसकी बातों को सुनने के बाद अनय बोला, चलो अच्छा हुआ, तेरी वजह से आज 2 बिछड़ी बहनें मिल गई। युवान अनय को सेंटेंस को कंप्लीट करते बोला, सिर्फ बिछड़ी बहनें ही नहीं मिली अनय भाई, विवेक भाई को उसकी लाइफ पार्टनर भी मिल गई। यानी अब जीविका दी का भी दृष्टि दी की तरह प्रमोशन होने वाला है। वो मेरी भाभी बनने वाली है। पर विवेक भाई, ये कहते हुए युवान रुक गया और विवेक उसकी तरफ देखते बोला, पर क्या छोटे? युवान, अगर जीविका दी आपसे झूठ से नाराज़ होकर आपकी कंपनी को और आपको छोड़कर चली गई तो? विवेक युवान की तरफ घुरते बोला, तुम दोनों भाई मुझे डराने में क्यों लगे हुए हो? युवान विवेक की तरफ बत्ती सी दिखाते बोला, तो इसमें आपकी गलती है, आप डर क्यों रहे हो? राधे राधे।